हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 15 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 16वें लेक्चर को, जिसमें आपके लिए 4 टॉपिक लेकर आए हैं। कल भी हमने आपके अक्षांश, देशांतर, मकर रेखा, कर्क रेखा अब भूमध्य रेखा के जितने भी कंप्लीट क्वेश्चन बन रहे थे उन सभी को देखा है। तो अभी तक हम इंडियन ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे थे। तो आज से हमने कल जो लेक्चर देखा था वो हमारा किसका था? आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर फर्स्ट। और आज लेक्चर नंबर 16 की बात करेंगे, जो कि 4 टॉपिकों से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, उपसौर अपसौर, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण, कोरी ओलिस बल, यानी कि ये 4 टॉपिकों से संबंधित है जो बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ये वो टॉपिक हैं जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैं वही टॉपिक डिस्कस करूंगा जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके पेपरों में। तो चलिए आज की क्लास पर देखते हैं, यानी कि वही 4 टॉपिक देखिएगा। ये 4 टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। कल के टॉपिक अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको जाके देख लीजिएगा, और ये टॉपिक भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो गया, उपसौर और अपसौर हो गया, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। बहुत क्वेश्चन आते हैं। कोरी ओलिस बल, यानी कि बहुत क्वेश्चन आते हैं इन 4 टॉपिकों से। ये 4 टॉपिक आपके बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं उन्हीं टॉपिकों की बात कर रहा हूं जो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 फॉर्मेट है हमारे पढ़ाने के, यानी कि एक तो हम सबसे पहले थ्योरी को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं किसको, उसके एमसीक्यू को, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, किस प्रकार से आगे चीजें चलेंगी, उन सभी क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो पढ़ते रहिएगा लगातार। सबसे पहली बात, वही पुरानी बात नहीं, हमेशा नई बात होती है, रिवीजन। क्या रिवीजन करके आए हो आप लोग? है ना? रिवीजन अगर 15 क्लासों का नहीं करा तो 16वीं क्लास पढ़ने का कोई भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं होगा कि किस प्रकार से हमने आपको पढ़ाया है, क्या क्या पढ़ाया है, क्या वही चीजें क्या फिर से रिपीट हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे दिमाग में जो सवाल होंगे आपके, वो आप कहीं ना कहीं खत्म कर लोगे अपने से। तो इसलिए लगातार रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन अगर करते रहेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ में हम मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चनों के साथ में और देखते हैं क्या चलता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 1884 में खींचा गया था और 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। तो 1884 जो था, आखिर ये क्या था? 1884 आखिर ये था तो क्या था? ये सम्मेलन हुआ था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के लिए। 1884 में 1884 में एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ था। जब अमेरिका में सम्मेलन होने लगा तो इसमें कुछ मानक निर्धारित कर दिए गए। क्या मानक निर्धारित कर दिए गए? आप लोगों को पता है कि अगर हम एक पूरा सर्किल कंप्लीट करते हैं तो 360, यानी कि 180 का यहां पर होता है, 180 का आपका यहां पर होता है। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो आपको पता है ए बी 90 डिग्री होता है, ए भी 90 डिग्री होता है, और यहां से बात करें ये सब क्या होते हैं? आपके 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कह सकते हैं ये सभी क्या होते हैं आपके? ये सभी आपके 360 होते हैं। ये तो आप लोगों को पता है, कर्क रेखा मकर रेखा में आप सब लोग सीख चुके हो। ठीक है, और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ रेखा होती है, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ की रेखा होती है, वो क्या होती है? आपकी कर्क रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? आपकी कर्क रेखा होती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो रेखा होती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और जो 23.5 डिग्री जो साउथ की रेखा होती है इसे मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मकर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री जो रेखा होती है, अक्षांश रेखा, 0 डिग्री जो रेखा होती है उसे अक्षांश रेखा, यह हम कह सकते हैं, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखा के बाद जो 82.5 डिग्री जो रेखा होती है उसे हम पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। देखिएगा, सभी रेखाएं आपको आनी चाहिए। पूर्वी देशांतर रेखा होती है। और अगर यहाँ पे हम बात करें कि 66 डिग्री 5 मिनट जो नॉर्थ होता है वो क्या होता है? वो आपका आर्कटिक व्रत होता है। क्या होता है? आपका आर्कटिक व्रत होता है। ठीक है, और अगर साउथ की ओर चलेंगे, ठीक है, साउथ की ओर चलेंगे,
है ना, यहाँ से अगर साउथ की ओर चलें तो हम कह सकते हैं वो अंटार्कटिका व्रत होता है। तो ये जो रेखाएं आपकी होती हैं ये सभी आपको याद होनी चाहिए, ये सभी आपको याद होनी चाहिए। ये कहीं भी आपके मैचिंग करने के लिए भी आ सकती है। ठीक है, कल हमने इसी पर स्टडी करी थी, तो आज हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कंप्लीट करने वाले हैं। तो 1884 में अमेरिका के शहर, अमेरिका की कैपिटल क्या है? अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्या कहा गया कि भाई 360 डिग्री का जो एंगल होगा उसको अगर 1 घंटे से डिवाइड कर देंगे हम, तो आंसर निकल के आएगा 15 डिग्री। तो 15 डिग्री देशांतर पर क्या करा? 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया। 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया, यानी कि 15 डिग्री जो देशांतर होगा वो 1 घंटे के समय के बराबर होगा। कैसे निकाला? 360 को 24 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें 15 डिग्री मिलेगा। तो 15 डिग्री जो होगा वो किसके, 15 डिग्री देशांतर जो होगा वो किसके समान होगा? वो आपके समान होगा 1 घंटे के समान होगा। ठीक है, आपको पता है कि जो देशांतरीय रेखा होती है ना, अगर हम बात करें जो देशांतरीय रेखा आपकी होती है 82.5 डिग्री, उसमें कितने डिग्री का अंतर होता है? 15 डिग्री का। कितने मिनट का? 4 मिनट का। 15 चौगु कितना होता है? 60 होता है। ठीक है, तो 15 डिग्री होती है, क्या होती है? 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। ठीक है, 180 डिग्री रेखा जो होती है वो आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर होती है। ठीक है, 180 डिग्री देशांतरीय जो रेखा होती है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के क्या होती है? समानांतर होती है। ओके, ये बात तो आपको कंप्लीट हो गई कि 15 डिग्री के देशांतर पर 1 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है। अभी देखा, देखिए किसी देश से नहीं गुजरते, सबसे पहले बात है किसी देश से नहीं गुजरते, और ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, ये रेखा कुछ इस प्रकार से चलती है, टेढ़ी मेढ़ी होती रहती है, इसलिए किसी समय से नहीं गुजारते, इसलिए इस पे जो निश्चित समय नहीं होता। ठीक है, ठीक भाई 24 घंटे का समय नहीं होता, यानी कि अगर पूछा जाता है कि 24 घंटे का समय इस पर होता है, तो भाई 24 घंटे का समय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये रेखा कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है ना। अगर यही रेखा पर, ये रेखा क्या होती है? जब इस पे पूरब से पश्चिम की ओर जब हम चलते हैं, देखिएगा पूरब से पश्चिम चलें या पश्चिम से पूरब की ओर चलें, पश्चिम से पूर्व की ओर चलें, जब हम पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं तो उसकी तिथि बदल जाती है। यानी कि कोई जलयान है, मान लीजिएगा अगर कोई जलयान अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हुए पूरब से पश्चिम की ओर जाता है और पश्चिम से पूरब की ओर आता है तो उसकी तिथियों में परिवर्तन हो जाता है। यदि अगर जलयान पूरब से पश्चिम की ओर चलेगा तो 1 दिन घट जाएगा, 1 दिन घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जलयान पूरब से पश्चिम की ओर चलेगा तो 1 दिन घट जाएगा, क्योंकि तिथियों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तिथियों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और जलयान अगर पश्चिम से पूरब की ओर चलेगा तो 1 दिन बढ़ जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा, राइट। तो 1 दिन क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बनते हैं। अगर पूरब से पश्चिम की ओर कोई जलयान चलता है तो उसकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में क्या परिवर्तन होगा? 1 दिन बढ़ जाएगा, 1 दिन घट जाएगा। तो पूरब से पश्चिम की ओर 1 दिन घटेगा, पश्चिम से पूरब की ओर 1 दिन बढ़ेगा। इतना कॉन्सेप्ट है। 180 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है उसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जानते हैं। रेखा टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसीलिए किसी देश से नहीं गुजारी जाती है। इस पे टेढ़ी मेढ़ी होने का कारण यह है कि इस पे ठीक 24 घंटे का समय नहीं होता है। बात समझ गए? इतनी सी डिटेल थी जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे उपसौर पढ़ेंगे तो उपसौर की चर्चा कर लेंगे, ठीक है। सूर्य ग्रहण पढ़ेंगे, सूर्य ग्रहण की चर्चा कर लेंगे। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, है ना, यही पूछा गया होगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन से कथन भाई सत्य हैं, है ना। तो कथन सत्य बताइएगा, कौन कौन से कथन सत्य हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक देशांतर रेखा है, बिल्कुल एक इमेजिनरी देशांतर रेखा है, बिल्कुल सही है। लॉन्गिट्यूड की बात कर रही है, जो लगातार स्थितियों
जो तिथियों के बीच सीमांकन की रेखा के रूप में कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि तिथियों यानी कि पूरब से पश्चिम चले, पूर्व से पश्चिम चल रहे हैं अभी तो सीमांकन करेगी ना, और पश्चिम से पूर्व चल रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चले तो क्या होगा, प्लस। अब पूरब से पश्चिम की ओर चले तो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा आपका, माइनस होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है। जब इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड है जो लगातार यानी कि कंटिन्यू तिथियों के बीच सीमांकन यानी कि बाउंड्री के रूप में कार्य करती है। क्या, बिल्कुल ठीक बात है, बाउंड्रीज के रूप में कार्य करती है, क्योंकि भाई यही बताएगी कि एक दिन तुम पहले पहुंचोगे या एक दिन तुम बाद में पहुंचोगे। ठीक है, यह प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच मध्याह्न के आधे रास्ते पर स्थित है। बिल्कुल सही है, आधे रास्ते पर स्थित है भाई। यह सामान्य 180 डिग्री मध्याह्न के बेरिंग जल संधि में घटता है ताकि दिन और तारीख की उलझनों से बचा जा सके। देखिएगा, यह सामान्य 180 डिग्री से बेरिंग जल संधि से घटता है क्या, ताकि दिन और तारीख की उलझनों से बचा जा सके। यूपीएससी का प्रश्न है, बिल्कुल दिन बाद तारीखों की उलझनों से बचा जा सके। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर समय का अंतर ठीक 24 घंटे होता है। मैंने क्या बताया कि रेखा टेढ़ी मेढ़ी है, रेखा क्या है, टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, किसी देश से नहीं गुजरती, इसलिए समय 24 घंटे का नहीं होता है। 24 घंटे नहीं होता, अगर नहीं लगा होता तो ये सही होता, लगा हुआ है इसलिए गलत है। 1 2 3 यानी कि 3 ऑप्शन सही है। देखिएगा, डिटेल अगर आपने पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन को आप आराम से अच्छे वे में कर सकते हैं। राइट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है, तो कृपया करके सभी लोग जुड़े रहें, है ना। पूरी क्लास को कंप्लीट तरीके से देखें, जिससे आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो नॉलेज हमें इकट्ठी हुई। अब पहला मैंने जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, क्या उस पे ये बेस्ट सवाल आपके नहीं हो सकता। मैंने आपको सीधा सीधा बताया था कि 24 घंटे का अंतर नहीं होता। 24 घंटे का अंतर होता है क्या, नहीं होता है, तो नहीं लगा होता तो एक स्टेटमेंट सही होता, तो हम कह सकते थे उपयुक्त में सभी सही हैं। ठीक है, ऊपर के तीनों सही हैं जो मैंने आपको समझाए हैं। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, आप जब चाहेंगे तब तब अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से निकल के आएंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, अभी मैंने आपको बताया था कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आखिर है कौन सी है आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो ये वाली है आपकी। ठीक है, 180 डिग्री देशांतरीय रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, भाई कौन से कथन सही हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, बताइएगा क्या होगा। यह सीमांकन रेखा के रूप में कार्य करती है, अभी तो पढ़ा था, सीमांकन रेखा के रूप में कार्य करती है। इसे कानूनी अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। यह एक सीधी रेखा है, यह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, सीधी तो हो ही नहीं सकती। कानूनी अंतरराष्ट्रीय दर्जा किसी को प्राप्त नहीं है, तो केवल एक सही है। पहले वाले क्वेश्चन की डिटेल से 3 क्वेश्चनों को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। भाई कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है किसी भी इमेजिनरी रेखा को, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किससे होकर गुजरती है, देखिएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कैसी है, आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। हाँ भाई टेढ़ी मेढ़ी है ना, टेढ़ी मेढ़ी गुजर रही है। जब टेढ़ी मेढ़ी गुजर रही है तो किसी देश से तो नहीं गुजरेगी, तो देश से नहीं गुजरेगी तो क्या केवल भूमि निकाय से गुजरेगी। जब देश से नहीं गुजरेगी तो ये भी तो गलत हो गया, जब देश से नहीं गुजरेगी तो ये भी गलत हो गया, केवल जल निकाय से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जल निकाय से होकर ही गुजरती है, किसी देश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, किसी देश से होकर नहीं गुजरती है। देखिएगा, जब कोई जहाज पश्चिम से पूरब की ओर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो उसका समय होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। भाई पश्चिम से चलते हैं पूर्व की ओर चलते हैं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, अब पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, यहां एक माइनस हो जाएगा आपका, है ना। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको तीसरी बार लिख के बता रहा हूं
तो क्या होगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, एक दिन क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। देखिए पहले 5 मिनट के कॉन्सेप्ट से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के आने वाला कोई भी क्वेश्चन हमें लगेगा नहीं कि हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, कथन क्या है कि तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है। ग्रीनविच क्या है ना, ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर हो। ग्रीनविच समय और इंडिया के समय में कितने घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। कहां से लिया गया ग्रीनविच समय, यानी कि इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है, इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है ये समय। तो इलाहाबाद के नैनी से ये समय लिया जाता है, जिसे ग्रीनविच समय कहते हैं। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है। 12 घंटे का अंतर होता है क्या, तो बिल्कुल ठीक है, 12 घंटे का अंतर होगा। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है क्या, बिल्कुल स्थित है, यानी कि 1/2 दोनों सही है। 1/2 आपके दोनों के दोनों क्या है, एकदम राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजा आ रहा है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, कहां से खींची जाती है, दिशांक रेखा। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भूमि से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि किसी देश से होकर नहीं गुजरती है। कहां से गुजरती है, भूमि और देश से होकर नहीं गुजरती है ना। तो भूमि और देश से होकर नहीं गुजरती है, केवल जल निकाय से होकर गुजरती है, केवल जल निकाय। तो देखिएगा ए महाद्वीप है, इससे तो गुजरेगी नहीं, इससे भी नहीं गुजरेगी। अब जल निकाय आपके दो हैं, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी पे बेस्ड होगा। अटलांटिक महासागर इसके बाद का महासागर, हिंद महासागर इसके बाद का महासागर। ठीक है, 3 सबसे बड़े महासागर, इन्हीं की चर्चा की जाती है। प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर, तो किस महासागर से, तो भाई सबसे बड़ा जो महासागर है उसी से होकर गुजरेगी, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, किस महासागर से होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है प्रशांत महासागर से, सब क्वेश्चन देखेंगे बन 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 करके। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर कितनी बार विचलित होती है, 180 डिग्री देशांतर पर भाई कितनी बार ये विचल जाती है। इसका दिल क्या है, मचल जा रहा है ना, इसका दिल क्या है, मचल जा रहा है। कितनी बार विचलित हो रही है रेखा, तो कितनी बार विचलित हो रही है, 3 बार। कितनी बार विचलित होती है, 3 बार विचलित होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग समानांतर होकर गुजरती है, किसके समानांतर होकर गुजरती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किसके समानांतर या किसके सहारे टिकी हुई है, बताइएगा किसके सहारे टिकी हुई है ना। ऑप्शन नंबर ए के, बी के, सी के या डी के, किसके सहारे टिकी हुई है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किसके समानांतर टिकी हुई है। बहुत सरल क्वेश्चन है ना, इतना सरल क्वेश्चन है। 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर की सारी टिकी हुई है, किसी देश से नहीं गुजरती, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी है, 24 घंटे का ठीक समय नहीं होता है। जब सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो इस दिन को किस नाम से जाना जाता है, जब सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो इसे किस दिन के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है। क्या तारीखें पता है क्या आप लोगों को, अगर तारीखें पता है तो कृपया करके बताइएगा, है ना। बहुत सरल पॉइंट है, देखिएगा कोई कठिन पॉइंट नहीं है, बहुत सरल सरल है। चलते हैं 2 कंडीशन पर, 2 कंडीशन में क्वेश्चन सब इसी प्रकार के हैं। इसका डायग्राम कहाँ गया पता नहीं, चलिए देखते हैं क्या होता है आज का इसमें पॉइंट, बेहतरीन पॉइंट देखते हैं क्या होता है। देखिएगा एक हमारे पास में होता है उपसौर, उपसौर, और एक हमारे पास में होता है अपसौर। ठीक है, इसे बोलते हैं पेरिहेलन, उसे बोलते हैं अफेलन, यानी कि उपसौर होता है और अपसौर होता है।
तो जो सूर्य सबसे नजदीक होता है, क्या लिखा है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, जब पृथ्वी जब होती है सूर्य के सबसे नजदीक जो होती है उसे कहते हैं 4 जनवरी। 4 जनवरी को सबसे नजदीक होती है। सही बोले क्या? 4 जनवरी होगा क्या, बताइएगा। 4 जनवरी होगा या 3 जनवरी होगा, 4 जुलाई होगा, 5 जुलाई होगा? जैसे आपको भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, चलिए देखते हैं कितनी जुलाई होगा। अब देखो ध्यान से देखना है ना, अब ध्यान इधर लगाओ, इसलिए गलत कर दिया। अब जितने ध्यान से यहां पर देखोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। सबके जो आगे जो 5-6 क्वेश्चन जब इससे बनेंगे तो कंप्लीट क्वेश्चन यहीं से आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अब देखिएगा, उपसौर को क्या बोलते हैं, पेरीहेलन बोलते हैं। अपसौर को क्या बोलते हैं, तो अपसौर को हम क्या बोलते हैं, अपहेलन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा उपसौर जो होता है वो 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को होता है। तो 3 जनवरी को होगा तो पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, यानी कि पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी जो होती है वो सबसे करीब होती है। करीब यानी कि छोटा सा जहर लगा लो और लिख लो करीब होती है। पृथ्वी करीब होती है किसके? सूर्य के। तो सूर्य के सबसे करीब होती है तो इस दिन क्या होती है? सर्दी होती है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? सर्दी होगी। देखिएगा 3 जनवरी को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? सर्दी होती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? सर्दी होती है। अगर बात करूं तो कितना है, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, क्योंकि नजदीक होगी, जब नजदीक होगी तो दूरी कितनी बैठेगी, तो दूरी बैठेगी 14.7 करोड़ किलोमीटर। यानी कि जब सबसे नजदीक होगी तब दूरी इतनी है 14.7 करोड़ किलोमीटर, सबसे नजदीक है। उपसौर कब होगा, तो उपसौर अगर बात करेंगे 4 जुलाई। सबसे दूर होगा, क्या होगा? सबसे दूर होगा। पृथ्वी जो होगी वो सूर्य से सबसे दूर होगी। और उत्तरी गोलार्ध में इस दिन क्या होती है? इस दिन गर्मी होती है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के दिनों होते हैं, गर्मी दिन होते हैं इस दिन उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी दिन होते हैं तो कितनी दूर होती है? सबसे दूर होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर होता है। देखिएगा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, करोड़ किलोमीटर होता है, राइट। यानी कि एक डिस्टेंस ये हो गया, एक डिस्टेंस क्या हो गया? जे हो गया। एक डिस्टेंस ए हो गया, एक डिस्टेंस क्या हो गया? वो हो गया। अब इन अपसौर और उपसौर, उपसौर कब होता है? 4 जनवरी को। अपसौर कब होता है? तो अपसौर 4 जुलाई को होता है। सही बोले क्या? दिमाग खोलो भाई। 3 जनवरी लिखी है, 4 जुलाई लिखी है, अब भी कंफ्यूजन पे हो क्या? तो अब कंफ्यूजन पे मत हो। ठीक है, अप क्या लिखा? उपसौर 3 जनवरी को होता है। कितनी? 3 जनवरी को होता है। अपसौर कितना होता है? 4 जुलाई को होता है। ठीक है, अब देखिएगा दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो दोनों का औसत निकाल लेते हैं। औसत निकाल लेते हैं तो औसत है 14.7 15.2, औसत बटे में 2 कर देते हैं, 2 को जोड़ा 29.2 निकल के आया। 29.2 को निकल के आने के बाद 2 से कट कर दिया, 2 से कट कर दिया, कितने से कट कर दिया? 2 से कट कर दिया। ठीक है, 2 से अगर हमने कट कर दिया तो कितना आएगा उस साइड पर? अब बताइएगा 29.2 को कट कर दिया हमने तो यहां पर कितना आएगा जी? यहां पर आपके 7 और 2 9 होता है। यहां पर कितना आएगा? 9। ठीक है, तो ए जो हो गया, ए 2 नेम 18, यानी कि इतना करोड़ किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर क्या होगा? यानी कि सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो आपके ए दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो आपके कुछ इस प्रकार की दूरी है। 2 नेम 18 होता है क्या? देखो भाई मैथ वगैरह आता नहीं है मुझको ज्यादा, है ना, तो आप लोग सही कर लेना। चलो भाई, ठीक है, करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। अब देखिएगा ये क्या है? ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। ध्यान रखिएगा, देखिए हर कॉन्सेप्ट पर प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, आप अगर आगे देखेंगे तो हर कॉन्सेप्ट पर एक एक प्रश्न आपका बनने वाला है।
अब देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, किसकी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है ये, और कितनी है ओवरऑल, तो ओवरऑल अगर बात करेंगे जो 14.9 करोड़ किलोमीटर है। आपने देखी होगी इस सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो इसको एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी आखिर निकली कहां से, ए क्या है, ए आपका उपसौर है, ध्यान से समझिए, ये उपसौर है, ए क्या है, ये अपसौर है, ठीक है। ए क्या है, सबसे दूर पर है, यानी कि 4 जुलाई पर सबसे दूर होगा। ए क्या है, ये 3 जनवरी है जो सबसे नजदीक होगा, जो क्या होगा, सबसे नजदीक होगा। 4 जुलाई को सबसे दूर होगा, बात समझ गए। तो 4 जुलाई को सबसे दूर होगा, तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है तब हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उपसौर कहते हैं, जो कि 3 जनवरी को होता। 3 जनवरी को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती, भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, तो भारत में क्या होगा, सर्दी होगी। जुलाई में क्या होती है, गर्मी होती है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, एक कॉन्सेप्ट आपका पूरा हुआ। पूछ सकता है कि भाई उपसौर में दूरी का उतनी होती है, तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे, एवरेज निकालेंगे इनका, तो 14.9 करोड़ किलोमीटर आएगा, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की है। इस दूरी को खगोलीय दूरी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई। किसी प्रकार से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है इस कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या कॉन्सेप्ट है, पृथ्वी की उत्पत्ति उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो उपसौर की स्थिति कब होती है, 3 जुलाई को होती है, सबसे करीब होती है। कितने करीब होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर के करीब होती है, करोड़ किलोमीटर होती है। तो कौन सा आंसर होगा इसका, जनवरी। अभी तो पढ़ा था, कौन सा आंसर होगा, जनवरी। उपसौर की घटना के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच अनुमानित दूरी कितनी होती है, उपसौर नहीं, अपसौर की घटना के अनुसार कब होती है, अपसौर की घटना 4 जुलाई को। कितनी होती है दूरी, 15.9 करोड़ किलोमीटर, केएम होती है। कितनी होती है, केएम 152। कितनी होती है, 152। देखिएगा, एक एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स का है, हर टाइप्स अलग अलग है क्वेश्चन पे। खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी है, खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी है। अभी मैंने बढ़ाया था कॉन्सेप्ट, अपसौर प्लस अपसौर, उपसौर प्लस अपसौर, पेरीहेलन प्लस अपहेलन, ठीक है। 14.7, 15.2 प्लस बटे 2, 29.9 बटे 2, 14.9 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, ठीक है। ये हो गई आपको करोड़ किलोमीटर, राइट। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो किसके किसके बीच की दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, ठीक है। अगर आपको लगातार ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको, मुझे उम्मीद है कि शायद इस कॉन्सेप्ट पर ज्यादा क्वेश्चन पर दम कम लगाने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ लिए तो एक एक कॉन्सेप्ट से 3-4 प्रश्न हमेशा बनते ही है, ठीक है। अब ये देखिएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये भाई कह रहा है कि चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है ये, ठीक है। ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, देखो दिख रहा है क्या, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। क्या समझा क्या रहा है, ये पता है ना। तो ये दो कॉन्सेप्ट समझा रहा है, एक तो समझा रहा है सूर्य ग्रहण का, और एक कॉन्सेप्ट समझा रहा है चंद्र ग्रहण का, है ना। एक कॉन्सेप्ट समझा रहा है सूर्य ग्रहण का, और एक कॉन्सेप्ट जो समझा रहा है ये कह रहा है कि भाई तुम समझ जाओ, तुम अगर समझ जाओगे तो मैं भी समझ जाऊंगा, और मैं समझ जाऊंगा तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है, मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो कहते हैं चलो ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है सूर्य ग्रहण क्या होता है। अब देखिएगा, अगर आपको ये दिख रहा है ए,
दिख रहा है? दिखा क्या? नहीं, मुझे खुद ही नहीं दिख रहा है, आपको क्या दिखेगा? इधर देखो, ये देखो, ये चंद्रमा है, ये क्या है? चंद्रमा है, और ये वाला चंद्रमा यहाँ बैठा है जी, ये चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, और ये चंद्रमा बीच में। तो चंद्रमा क्या है? बीच में। चंद्रमा जब बीच में है तो ये क्या है? ये आपकी पृथ्वी है, और ये क्या है? आपके सूर्य है। तो देखिएगा, चंद्रमा को अगर बीच में बैठाल दें, अगर चंद्रमा को बीच में बैठाल देते हैं तो पृथ्वी, इसी के हिसाब से लिख लेते हैं, अगर चंद्रमा को बीच में बैठा देते हैं तो सूर्य क्या आ जाता है? इस साइड आ जाता है, किधर भी लिख लो, और आपका पृथ्वी क्या आ जाती है? इस साइड आ जाती है। पृथ्वी क्या आती है? इस साइड आ जाती है। बिल्कुल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, यानी कि दो चीजें अलग होंगी, ठीक है। अगर चंद्रमा बीच में बैठा है और पृथ्वी व सूर्य, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में स्थित है, चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में स्थित है, तो क्या होगा आपका? तो होगा भाई मेरे, सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या को होता है। कब होता है भाई? अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? हमेशा अमावस्या को होता है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई? देखिएगा, चित्र भी है आपके सामने। अब देखिएगा चंद्रमा, चंद्रमा इधर, पृथ्वी क्या है? बीच में है, पृथ्वी बीच में है, एक तरफ बैठा है सूर्य और एक तरफ बैठी है क्या? चंद्रमा। एक तरफ है चंद्रमा, तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है? जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, ठीक है, तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या एक कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, हमेशा दिमाग में रहेगा, ये बताइएगा सिर्फ, है ना। एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रहना है, यानी कि खेल किसका है? खेल सिर्फ चंद्रमा और पृथ्वी का है। खेल किसका है? खेल सिर्फ चंद्रमा और पृथ्वी का, यानी कि चंद्रमा, चंदा मामा और पृथ्वी का ही है। बाकी आप सिर्फ बीच वाले याद रखिएगा, इधर उधर वाले आप याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रमा, सूर्य, सूर्य तो दोनों में होता है, एक ही साइड पर। ये देखिएगा, यहां पर भी है, ठीक है, यहां पर भी है आपके, और यहां से मामला चेंज थोड़ा हो रहा है। एक घटना जो सूर्य ग्रहण की घटना होती है वो केवल अमावस्या को होती है। चंद्र ग्रहण की जो घटना होती है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होती है। कृष्ण जी का जन्म कब हुआ था? अमावस्या की रात को हुआ था। कब हुआ था? अमावस्या की रात को हुआ। तो खतरनाक क्या है? सूर्य ग्रहण खतरनाक है, ना कि चंद्र ग्रहण, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये देखिएगा, अर्थ है, ये सब आपको पता है, ठीक है, ये सब सन वगैरह है, ये सब आपको दिख ही रहा है ना। ये सोलर है, ये लूनर है ना। तो आप इसको कर सकते हैं आराम से, उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। उम्मीद है क्या? मान लू कि भाई आप लोग कर सकते हैं, है ना। देखो, बातें करने में कुछ नहीं रखा, बातों को करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर अभी कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा तो भाई क्या करोगे? पेपर में जाओगे तो क्वेश्चन करने से पहले चेहरा हमारा याद आएगा आपको, है ना, कि ये क्वेश्चन हमने पढ़े थे। और मुझे दिखा दो, आप कहीं पे भी दिखा दो, ओवरऑल विश्वास की बात कर रहा हूं, कहीं पे भी दिखा दो कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कोई करा रहा हो। बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं करा रहा है। हकीकत में ऐसे क्वेश्चन की किसी की टेस्ट श्रृंखला यूट्यूब चैनल पे तो नहीं हो सकती, है ना, और हो सकती है तो बस उसी प्रकार से हो सकती है कि एक क्लास है, दो क्लास है, तीन। मैं आपको 16 क्लास करा चुका हूं, मैं आपको कम से कम 40 क्लास से ज्यादा कराऊंगा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की, है ना। क्योंकि एक बार मैंने टारगेट सेट किया है कि पेपर के एग्जाम तक जितने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पीसीएस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और संविधान से पूछे जाते हैं, ठीक। तो 3 सब्जेक्ट को हम पेपर से पहले पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, यानी कि 40-40 क्लासेस सभी की ले लेंगे हम, है ना। अब 40-40 क्लासेस अगर हम सभी की ले लेंगे तो ओवरऑल जितना भी कॉन्सेप्ट यहां से बन रहा है, जितना भी कॉन्सेप्ट पूरे साल में बनता है, ठीक है, उन सभी में जो नए स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत लाभदायक है क्लास, बिल्कुल, है ना। एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो 40-40 क्लासों में आपने अगर, तो आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्थान में जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर सभी की क्लासें, हिस्ट्री की क्लास, ज्योग्राफी की क्लास, अगर सभी क्लासें आपने देखी हैं लगातार, तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है ना। एक कमेंट्स बहुत आ रहा है यूपी पुलिस के जीके। देखिए, यूपी पुलिस का पिछली बार जो पेपर हुआ था अभी,
ठीक है, तब सबके सब क्वेश्चन उसमें ज्यादातर फंसे थे, इसीलिए डिमांडिंग है ना। आप RO को देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन टेस्ट सिर्फ 68 क्लासेस 6-8 क्लासेस पढ़ा पाया था, उसके बाद तबीयत खराब हो गई थी तो नहीं पढ़ा पाया था, इसलिए 6-8 क्लासों से ही आप देख लीजिएगा कि कितना सारा क्वेश्चन 70% पेपर वहीं से फंसा है। लेकिन पेपर का एग्जाम हो गया वो अलग की बात है, ठीक है। तो कहीं से आप अब की बार देखिएगा ज्योग्राफी, अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को देखिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेगा, क्या वो आपका किसी का भी एग्जाम हो, ओवरऑल किसी का भी एग्जाम हो, ये जो सेशन है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी का भी एग्जाम हो, ठीक है, किसी से भी हो, ठीक है। अब देखिएगा पूरी ज्योग्राफी को हम पढ़ चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी, और आप लोग मैप नहीं कर पाए अभी। मैपिंग की जरूरत ही नहीं है, हमें प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मैप की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैप प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो बताओ कि क्या सीधा सीधा आएगा कि लंबाई मैप में होती है क्या, बतानी तो खुद से पड़ेगी ना। मैप में लंबाई होती है क्या, नहीं होती। मैप में उसकी सहायक नदियां कहां तक दर्शाओगे, एक नदी की कई सारी सहायक नदियां है ना, तो समझो बात के लिए। अब देखो आ गया सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण के बीच में क्या होगा, सीधी सी बात समझो, मुझे ये पता है कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, सबसे पहले मैं चंद्रमा यहां पर लिख देता हूं और उसके बाद में नीचे मैं यहां पे पृथ्वी लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर पृथ्वी लिख देता हूं, यहां पर चंद्रमा लिख देता हूं। तो 3 पार्ट होते हैं, एक तो सूर्य बसता है, तो सूर्य आपके यहां भी बसता है, यहां चंद्रमा है तो यहां क्या बचेगी, पृथ्वी बचेगी, और यहां पृथ्वी है तो यहां क्या बचेगा, चंद्रमा बचेगा। इसको क्या कहते हैं, इसको सोलर कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं इसको, लो भाई हो गया। इसको लूनर कहते हैं, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, लो हो गया। लो भाई चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, आ गया ना कॉन्सेप्ट। मैं आपको क्या समझा रहा था, है ना, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा था अगर वो आप डील कर गए तो आपको कहीं भी प्रीलिम्स एग्जाम कठिन नहीं लगेगा, है ना, बात समझ गए। तो प्रीलिम्स एग्जाम कहीं भी आपको कठिन नहीं लगेगा अगर जो चीज हम आपको बताए हैं, ठीक है। अब सूर्य ग्रहण कब लगता है, अभी तो बताया था, खतरनाक है, अमावस्या को लगेगा। चंद्र ग्रहण कब होता है, अब चंद्र ग्रहण में क्या होता है, बीच में पृथ्वी होती है, तो बीच में पृथ्वी वाला कॉन्सेप्ट देखो, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। लो भाई पहले पहले ही आंसर है सब, ठीक है। युति विति क्या होती है, ये देखिएगा क्या होती है, अब तीनों एक ही रेखा में हो, तीनों एक ही रेखा में हो, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और आपकी पृथ्वी हो गई, तीनों एक ही रेखा में हो, यानी कि तीनों के तीनों एक ही रेखा में हो, एक ही ब्रैकेट के अंदर हो, एक ही रेखा में होने की स्थिति कहलाती है, एक ही रेखा में होने की स्थिति होती है। तो एक ही रेखा में होने की स्थिति होती है तो तीनों एक ही रेखा में होने की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तीनों एक ही रेखा में होने की स्थिति को पूरी तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये बात समझिएगा। चलिए कह रहा निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित वाक्यों पर भाई विचार करना है, तो विचार करने के बाद में कौन से कथन ढूंढने हैं, कौन से कथन सही हैं। चंद्र ग्रहण केवल अमावस्या के चरण में ही होता है, भाई सूर्य ग्रहण अमावस्या पे होता है ना कि चंद्र ग्रहण, तो ये तो गलत हो गया। सूर्य ग्रहण केवल पूर्णिमा के चरण में ही हो सकता है, सूर्य ग्रहण केवल पूर्णिमा नहीं अमावस्या को होता है। उल्टा पुल्टा कर दिया इनने, उल्टा पुल्टा कर दिया, किसके लिए, स्टूडेंट फंसाने के लिए, है ना, कि उल्टा पुल्टा इनने इसलिए कर दिया कि एक क्वेश्चन सिर्फ बनाया हुआ है जो कि पेपर में सब कुछ पूछा गया है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्रमा बीच में हो गया, चंद्र ग्रहण कब होगा, पृथ्वी बीच में हो गई, बचे क्या, दो साइडर, क्या बचा, सूर्य, क्या बचे भाई साहब, सूर्य बचे हैं। अच्छा यहां तुम चंद्रमा बैठे हो तो यहां पृथ्वी को चिपका लेते हैं, अच्छा यहाँ पृथ्वी तुम हो तो चंद्रमा को चिपका लेते हैं, है ना, बात समझ गए। क्या हुआ, सूर्य ग्रहण, क्या हुआ, चंद्र ग्रहण, हो गया ना, किस दिन, पूर्णिमा के दिन, किस दिन, अमावस्या के दिन। तो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम, किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो। क्या पूरे ऊपर और दूसरे, पहला और दूसरा दोनों गलत कर लिया क्या आपने,
दोनों गलत कर लिए, यानी कि दोनों मतलब सही कर लिए। सौर और चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तालमेल की स्थिति में होते हैं। बिल्कुल सही है, तालमेल की स्थिति में होते हैं। केवल 3 वाला सही है, बाकी सब के सब गलत है। केवल 3 वाला सही है, बाकी सब के सब क्या है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूर्य ग्रहण के बारे में सही नहीं है? सूर्य ग्रहण के बारे में सही नहीं है। चंद्रमा सूर्य प्रकाश के बीच में आता है। चंद्रमा प्रकाश की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है। हर 11.5 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण होता है। कोई जरूरी नहीं है भाई इस बात को, ये से नहीं है। यह तब होता है जब सूर्य चंद्रमा की स्थिति पृथ्वी सीधी रेखा में होते हैं। बिल्कुल सही है, ओके राइट। देखिए रिंग फायर की घटना देखी गई है। रिंग फायर की घटना किस पे देखी गई है? रिंग फायर है क्या है? डायमंड रिंग होता है। क्या होता है? डायमंड रिंग फायर की घटना देखी गई है। डायमंड रिंग फायर की घटना देखी गई है ना? डायमंड रिंग सही लिखा क्या? मैंने भी गलत ही लिख दिया। डायमंड रिंग, डायमंड रिंग फायर की घटना देखी गई है। कहां पर देखी गई है? सूर्य ग्रहण के समय देखी जाती है। सूर्य ग्रहण के समय देखी जाती है तो हम कह सकते हैं अमावस्या के दिन देखी जाती है, लेकिन ऐसा तो कॉन्सेप्ट कोई है नहीं इसमें। ठीक है, तो पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में, पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में केवल पर्दीय क्षेत्रों के सामग्रता निशान के साथ, केवल केंद्रीय क्षेत्रों के सामग्रता निशान के साथ। सबसे बड़ा इसमें कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है? आंसर सबसे बड़े में क्या दिख रहा है? सी, तो सी वाला राइट आंसर। ठीक है, सी वाला राइट आंसर होगा। डायमंड रिंग की घटना होती है, कब होती है? केवल अमावस्या के दिन होती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिएगा, ये सूर्य है। देखिए कॉन्सेप्ट अगर पूरी तरीके से समझे सूर्य का, तो सूर्य दो गैसों से मिलकर बना होता है। एक तो हाइड्रोजन प्लस हीलियम, जिसमें हाइड्रोजन आपकी 75% होती है, हीलियम आपकी 25% होती है। ये क्या है? आपकी सनलाइट है, यानी कि सूर्य है। सूर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सूर्य के अध्ययन को हम कहते हैं सेलेनियोलॉजी। क्या कहते हैं? सूर्य के अध्ययन को सेलेनियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सेलेनियोलॉजी सूर्य के अध्ययन को कहते हैं, राइट। हाइड्रोजन प्लस हीलियम यानी कि सेलेनियोलॉजी कहते हैं सूर्य के अध्ययन को। दो गैसों, सूर्य से कुछ किरणें आती हैं, जो कि कौन सी किरणें होती हैं? जो आपकी परावैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। सूर्य से कुछ किरणें आती हैं, तो सूर्य की किरणों के साथ ही सूर्य का प्रकाश भी आता है। सूर्य की किरणों के साथ भी सूर्य का प्रकाश आता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड का समय लगता है, यानी कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें तो है नहीं, तो इसको हम करेंगे 8 मिनट 16.6 नैनो सेकंड का समय लगता है। आंसर तो इसका जो होगा 500 सेकंड होता, तो 500 सेकंड इसका आंसर हो जाता। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणों से जो परत रक्षा करती है उसे हम कहते हैं ओजोन परत। ओजोन परत जो होती है वो आपके वायुमंडल में पाई जाती है। तो वायुमंडल की किस स्टेज में पाई जाती है? ठीक है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है हमारी समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, उसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत की जो इकाई होती है वो क्या होती है? आपके डॉप्सन इकाई होती है। ओजोन परत की जो इकाई होती है उसे डॉप्सन इकाई कहते हैं। कौन सी इकाई के नाम से जानते हैं? डॉप्सन इकाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओजोन परत की जो इकाई होती है उसे हम किस इकाई के नाम से जानते हैं? उसे हम डॉप्सन इकाई के नाम से जानते हैं। एक कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, तो कितना टाइम लगता है? इतना टाइम। पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, तो भाई 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है ओवरऑल, यही ठीक है। ठीक है, ओके, सेलेनियोलॉजी कहते हैं इसको। सूर्य हीलियम से मिलकर बना होता है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर चंद्रमा की बात करें,
तो क्या कहते, रुकिए 1 सेकंड रुकिएगा। देखिए चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनियोलॉजी कहते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनियोलॉजी कहते हैं, और सूर्य के अध्ययन को कहते हैं हेलियोसिस्मोलॉजी। इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कोई बात नहीं, हेलियोसिस्मोलॉजी सही कर लीजिएगा, हेलियोसिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है, हेलियोसिस्मोलॉजी कहते हैं सनलाइट के अध्ययन को। और जो आपका ए वाला अध्ययन है वो आपके चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं, किसको, मून के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, मून के अध्ययन को कहते हैं सेलेनियोलॉजी, राइट। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है पूरी तरीके से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं पेपर में तो कंफ्यूजन होता है। सूर्य किरण प्रछाया कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रछाया कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रछाया कहते हैं। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में ज्वार भाटा आता है, किन परिस्थितियों में ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं, जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के दाहिने कोण में होते हैं, दाहिने कोण में होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं, ये दाहिने बाहिने पता नहीं क्या लिख रखा है इसमें, जब तीनों एक सीध में होते हैं, जब तीनों एक सीध में होते हैं तब आता है। चलिए मिलान करना है भाई, मिलान करने के लिए क्वेश्चन इतना बड़ा है कि देख के ही आधों के तो बोलेगा नहीं, छोड़ो। सूर्य और चंद्रमा भाई ग्रहों की जनकी स्थितियां हैं और परिणामी ज्वार भाटा है, कौन कौन से होते हैं अभी तो पढ़ा हमने। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में होते हैं तो क्या आता है, आपके ज्वार भाटा आता है। किस प्रकार का ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार भाटा होगा तो दीर्घ प्रकार का आएगा, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र में समकोण की स्थिति में होते हैं तब कौन सा आता है, तब लघु आता है, तब क्या आता है आपके, लघु आता है, समकोण की स्थिति में होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के समीपतम स्थिति में होता है तब क्या कहते हैं, जब समीपतम स्थिति में होता है तो उपभू कहते हैं, और चंद्रमा पृथ्वी से दूर स्थिति में होता है तो अपभू कहते हैं। देखिएगा समीप उपसौर की तरह है, समीप होगा तो उप होगा, दूर होगा तो अप होगा, ठीक है, हो गया। तो पहले का दूसरा वाला यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यही वाला आंसर हो चुका है इसका। देखिए कठिन है क्या, इससे सरल प्रश्न तो पूरे लाइव में नहीं बनेंगे आपके, जितना सरल ये प्रश्न है, इतना सरल ये प्रश्न है, इतना सरल प्रश्न पूरी लाइव में कहीं नहीं बनने वाला, ठीक है। पहला पॉइंट, एक चंद्र दिवस की अवधि होती है, एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी है, 24 घंटे 52 मिनट, 24 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 30 मिनट या 24 घंटे, कितना होता, 24 घंटे 52 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट की अवधि होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में दिखता है। दोपहर के बाद विपरीत दिशा में दिखेगा, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखेगा, तो भाई किस दिशा में दिखेगा, पूर्व में दिखेगा। दोपहर के बाद तो पूर्व में दिखेगा। महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। महीने में कितनी बार चंद्रमा, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही दिशा में सीधी रेखा में स्थित होते हैं, कितनी बार, 2 बार होते हैं। कितनी बार होते हैं, 2 बार होते हैं, ठीक है। लीजिए चौथा टॉपिक, कोरियोलिस बल, ठीक है। सिर्फ कितनी बातें याद करनी है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है। बाकी सिर्फ कॉन्सेप्ट करते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। 674वां प्रश्न है, देखिएगा 674 चल चुके हैं, 674 तक कर चुके हैं। अभी और भी प्रश्न हमारे लाइफ में, हमारे जीवन काल में बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। कह रहे हैं कोरियोलिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, ठीक है, किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, ठीक। इतनी बात याद रखिएगा, प्रश्न के द्वारा ही समझ लेंगे। यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है, यह एक काल्पनिक बल है, बिल्कुल यह एक इमेजिनरी फोर्स है, यह एक इमेजिनरी फोर्स है। तो पहला पॉइंट तो यही आप नोट कर लें अपनी कॉपी पे। यह ध्रुवीय क्षेत्र पर
के ऊपर अधिकतम होता है, तो देखिएगा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। क्या होता है? इसका मान जो होता है वो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, यानी कि भूमध्य रेखा पर क्या होगा? न्यूनतम होगा, लेकिन ध्रुवों पर क्या होगा? अधिक होगा। ध्रुवों पर क्या होता दोस्तों? तो इतनी ही तो बात सीखनी है इसमें। ध्रुवों पर क्या होता? अधिकतम होता है। तो यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर क्या होता है? अधिकतम होता है। क्या? तो ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर तो पूरी तरीके से अधिकतम ही है, तो ये भी सही है। ये अप्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित होता, अप्रत्यक्ष नहीं होता है। क्या लिखा? मैंने तो सही बोल दिया। प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित होता है, अप्रत्यक्ष बल के घर्षण रूप से संबंधित होता है। अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होता है। यह वायु गति के समान अनुपातिक होता है, समानुपातिक होता है, बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित होता है, प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित होता है नहीं भाई, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण। ठीक है, एनी डाउट? कोई डाउट, कोई परेशानी? कर लिए ना? इतना बड़ा क्वेश्चन जस्ट ए सेकंड में निपटा दिए। निम्नलिखित में से कौन कोरियोलिस प्रभाव का कारण है? प्रभाव का कारण है क्या? केवल पृथ्वी अपनी धुरी पर, केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, केवल सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी का परिक्रमा, पृथ्वी का घूर्णन व परिभ्रमण, ताप व दाब प्रवृत्ता। क्या होगा राइट आंसर? अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, तो पृथ्वी के घूर्णन से ही संबंधित है ना। मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया। पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पोलर फ्लाइंग बल किससे संबंधित है? ज्वारीय बल से नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जी या जी, है ना। पृथ्वी का परिक्रमण, ये भी नहीं, ये भी नहीं, पृथ्वी के घूर्णन से। अगर कोरियोलिस बल की बात अगर कर दी जाए, पोलर फ्लाइंग बल की बात कर दी जाए, तो पृथ्वी के घूर्णन से ही संबंधित है ये बल आपके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर दिन रात बराबर ना होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? पृथ्वी का धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, पृथ्वी भू कक्षा का अंडाकार होना, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। तो पृथ्वी का क्या होना चाहिए? पृथ्वी की धुरी पर घूमना, ये तो कोरियोलिस बल का प्रभाव है ना। ये तो इस बल का प्रभाव है आपके। किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। कह रहा है, क्या कह रहा है? पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? तो ये तो आपने बचपन से ही क्वेश्चन सुनते हुए आ रहे होंगे कि मतलब पृथ्वी के दिन रात बराबर नहीं होते, इसका कारण क्या है? कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। तो पृथ्वी कितनी झुकी है? पृथ्वी झुकी है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? कोरियोलिस बल तथा इसके प्रभाव के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है? ठीक ध्रुवों पर यह शून्य होता है, यह पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है, बिल्कुल। पवनों के विक्षेपण ध्रुवों के निकट अधिकतम पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसमें गलत क्या है? मैं तो पहला ही देख के समझ गया, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। तो ध्रुवों पर जीरो कैसे हो सकता है भाई? ध्रुवों पर जीरो हो कैसे सकता है? शुरुआत में समझाया था। देखिएगा, सब कभी कंप्लीट पढ़िएगा तो समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये बात मैं आपको पहले बता दूं। एक पर्यवेक्षक को आपको पृथ्वी की सतह से हमेशा चंद्रमा, एक पर्यवेक्षक को पृथ्वी की सतह से हमेशा चांद का एक ही फलक दिखाई देता है, क्योंकि तो किसी को भी चांद का एक ही फलक दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? इसका पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण का मार्ग सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के समान ही है। ऐसा है क्या?
इसकी पृथ्वी के चारों ओर का परिक्रमण की अवधि उसकी अपनी धुरी के चारों ओर घूर्णन की अवधि के समान है। इसकी घूर्णन की अवधि पृथ्वी के समान है। घूर्णन की दिशा पृथ्वी के समान ही है। बताइएगा भाई क्या होगा। चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन पर, बात करते हैं, विचार करते हैं क्या कहलाता है ये क्वेश्चन हमसे। कह रहे हैं इसका पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण का मार्ग सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के चारों ओर पृथ्वी के समान ही है क्या? ये नहीं बात बनी। इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि उसकी अपनी धुरी के चारों ओर घूर्णन की अवधि के समान है। घूर्णन मिल गया तो यही आंसर होगा, राइट आंसर यही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितना सरल क्वेश्चन है। पृथ्वी एक घूर्णन लगभग पूरा करती है, कितने घंटे में पूरा करती है? ये भाई किसे नहीं पता, एक किसे नहीं पता, इतनी बात बताओ, 24 घंटे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कोरियोलिस बल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? सिंपल, इससे सिंपल हो नहीं सकता, इससे सिंपल हम आपको बता नहीं सकते, है ना। इससे सिंपल तरीका आपको बता नहीं सकते कि अगर एक क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाए तो क्या ही कर पाएंगे फिर तो। बताइएगा भाई, अगर एक क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाए तो क्या कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन कारक कोरियोलिस बल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का कारण क्या है? मौसम व उसकी बनावट में परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक है, और पृथ्वी के अक्ष तथा इसके पक्ष के समतल भूमि की ओर झुकाव होना। क्या है कारण इसका? तो देखिएगा, मौसम व उसकी बनावट में परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तो नहीं होता, ग्रेविटेशन नहीं होता, घूर्णन कोरियोलिस बल से संबंधित होता है, पृथ्वी का परिक्रमण होता है। ठीक है, राइट। कथन है आपके वायु प्रवाह सीधी रेखा में नहीं होता, तो वायु प्रवाह कहां सीधी रेखा में होता है? कभी देखा है वायु हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है क्या? ये तो कथन ठीक है, तो नहीं होता है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण वायु का विक्षेपण होता है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण वायु का विक्षेपण होता है। भाई बिल्कुल, पहला दूसरा विश्लेषण कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, समोच्च रेखाएं हैं, समुद्र स्तर के ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों पर खींची गई रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, बंदरगाह को मिलाने वाली रेखाएं। तो भाई देखिए, सब समुद्र स्तर के ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों पर खींची गई रेखाएं, ये तो पढ़ी चुके हैं, ये दोनों आप लोग पढ़ी चुके हो तो आपको पता ही है इसके बारे में। समुद्र स्तर के ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों पर खींची गई रेखाएं हैं आपके। जब सूर्य मकर रेखा के ऊर्ध्व चमकता है तो समस्त विश्व में दिन व रात बराबर होते हैं। तो सूर्य लंबवत कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। सूर्य कब लंबवत होता है? सूर्य मकर रेखा के 22 दिसंबर होता है। मकर रेखा का जो एंगल है वो 23.5 डिग्री साउथ की ओर है। 10 देशों से गुजरती है, 10 देशों से गुजरती है। क्या 10 देशों के नाम बता सकते हो? जैसे चिली से गुजरेगी, अर्जेंटीना से गुजरती है, पराग्वे से गुजरती है, उसके बाद ब्राजील से गुजरती है। ठीक है, यही तो है ना। ब्राजील के बाद चलिए बोत्सवाना से गुजरती है, पढ़ाए थे ना कल। बोत्सवाना से गुजरती है, नामीबिया से गुजरती है ना, दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। आप बता सकते हो किससे किससे गुजरेगी? मेडागास्कर से गुजरती है, और 10वां क्या हुआ? 10वां ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। ब्राजील से भूमध्य रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है। ठीक है, ये सब आपको याद है क्या? याद करो, नहीं है तो याद करो भाई। समस्त विश्व में दिन रात बराबर होते हैं, कब होते हैं? समस्त विश्व में भूमध्य रेखा पर होते हैं दिन रात बराबर। तो दिन रात तो भूमध्य रेखा के बराबर होते हैं, कब होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को।
दक्षिण गोलार्ध में रातें दिन की अपेक्षा लंबी होती हैं, गलत है। आर्कटिक वृत्त में रातें 24 घंटे के बराबर होती हैं। अंटार्कटिका क्षेत्र में दिन और रातें 12 घंटे के अवधि के अधिक होती हैं। आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होती हैं। रातें 24 घंटे के क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक, याद रखिएगा, 24 घंटे के बराबर होती हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला पवन विक्षेप क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? पवन विक्षेप कहलाता आखिर क्या है? भूमंडलीय पवन कहलाता है, विक्षेपी पवन कहलाता है, आकस्मिक पवन कहलाता है, बलात् पवन कहलाता है। क्या कहलाता है? भू विक्षेपिक पवन कहलाता है। ठीक है। दो बसंत विस्पतों के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? दो बसंत विस्पत। बसंत विस्पत आपके भूमध्य रेखा पर होते हैं। कब होते हैं? 21 मार्च को होता है। एक 21 मार्च से दूसरे 21 मार्च को जाने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होती है? अगर लीप वर्ष नहीं है तो 365 दिनों की आवश्यकता होती है। कितने? 365 दिनों की आवश्यकता होती है ना? यानी कि डी वाला ऑप्शन है, डी वाला राइट आंसर है। डायमंड रिंग की घटना होती है, ये तो अभी पढ़ा, प्रत्येक अमावस्या के दिन होती है। ये तो पढ़ा था ना, डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के दिन होती है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? फिर से रिपीट हो गया, 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। पढ़ाए थे ना? ठीक है, कौन से कॉन्सेप्ट पर पढ़ाए थे? ठीक है ना, देखिएगा कहाँ गया सूर्य ग्रहण। आपके एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से दोस्तों बताया है, तो कृपया करके इसको पढ़ते चलिएगा। मजे आप ही के हैं भाई। देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा पूरा डिटेल पार्ट में बताया है, इसमें सही करिएगा। सूर्य के अध्ययन को हेलियोसिस्मोलॉजी कहते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिएगा। क्या क्लास समाप्त हो चुकी है हम लोगों की? देखते हैं क्वेश्चन और बचे हैं या नहीं बचे हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ये था, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? 4 टॉपिकों को इसमें भी हमने कंट्रोल किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में महासागर की ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराओं का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।